हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये एक्चुअली लेक्चर नहीं है, एक बेसिक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम का 2021 एंड 2022 का जो टर्म वाइज जो भी आपका करिकुलम है उसमें उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में टर्म 1 के क्लास 9th के टर्म 1 के जो भी करिकुलम सिलेबस पैटर्न वगैरह आपको दे रखा होगा हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड उसी अकॉर्डिंग हम जो है हमारी बाकी के वीडियो लेक्चर्स में इन चैप्टर्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट ने जो करिकुलम निकाला है ये उसी का ही पीडीएफ है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हम थे टर्म 1 और टर्म 2, एक बार दोनों का देख लेते हैं, बट जो मेन जो भी होगा चैप्टर वगैरह वो हम टर्म 1 का ही देखेंगे। तो आपका जो टर्म 1 है आपके सोशल स्टडीज़ में आपके पास 4 बुक्स हैं जो कि है इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड जो 2 है वो आपकी 10th में आएगी एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 और सेकेंड वाली इसमें भी सेम एज इन 10th एंड इकोनॉमिक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है एंड सेम टर्म 2 में भी रहेगा। बस इनका जो नंबर ऑफ पीरियड्स है एंड मार्क्स जो है, मार्क्स भी आई थिंक दोनों के सेम ही दे रखे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको ही देख लेते हैं। मार्क्स दोनों के सेम दे रखे हैं। ये आपके यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं और ये आप लोगों यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स। सो फर्स्ट वाले में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों तो फिर पहला जो टर्म 1 में हम लोग देख रहे थे जो इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें आपका जो नंबर ऑफ पीरियड्स आएगा 17 का आएगा और वो है 10 मार्क्स का होगा। फिर सेकंड जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है वो 14 क्वेश्चंस कंज्यूम करेगा एंड वो भी 10 मार्क्स का होगा। ये सब 10 मार्क्स में डिवाइडेड है एंड टोटल पे एग्ज़ाम जो होगा, टोटल पेपर जो होगा वो आपका होगा 50 मार्क्स का। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार जो है सीबीएसई ने कोरोना की वजह से रूल निकाला है कि जो पूरा पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होगा, इसीलिए 50 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स जो है वो आपके एक्सटर्नल मार्क्स में काउंट होंगे जो कि आपकी स्कूल एंड क्लास एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होंगे और 40 मार्क्स आपके एग्ज़ाम इस रिटन टेस्ट पे डिपेंड होंगे। फिर है डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़, ये 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का है एंड ये भी 20 क्वेश्चन कंज्यूम करता है। इकोनॉमिक्स अगेन 20 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स। और ये आपका टर्म 1 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। यहाँ पे टर्म 2 में जो है फर्स्ट जो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें आपको 34 क्वेश्चंस है एंड 10 मार्क्स है। 34 ये सब चैप्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए ये 5-5-1-1 मार्क्स जितने भी आपके इसमें चैप्टर होंगे उनके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। फिर है कंटेम्प्रेरी इंडिया, वो है 24 क्वेश्चन का एंड 10 मार्क्स अगेन। डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़ वो 18 मार्क्स का एंड इकोनॉमिक्स जो है वो 10 क्वेश्चन का एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है 18 क्वेश्चंस का है, जिसमें जो टोटल फॉर टर्म 1 में जितने टोटल हो रहे हैं वो है 71 जो कि यहाँ पे है और टर्म 1 में 71 है एंड टर्म 2 में 86 है। अब और आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर ये कोर्स कंटेंट जो कर रहा है टर्म 1 का, हमें मेन यही डिस्कस करना था जो कि अभी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनसे आप लोग क्लास में जो है फैमिलियर हो जाओगे। इसमें क्या क्या है, इसमें सिर्फ बता रखा है कि इसमें स्टूडेंट को कैसे हेल्प करेंगे। तो हम लोग जो है मेन थीम्स पे देख लेते हैं। तो टर्म 1 में जो सबसे पहले यूनिट दे रखी है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1। सेक्शन 1 जो होगा ये आपके सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। आपका जो भी पेपर का पैटर्न होगा सेक्शंस में होगा। जो फर्स्ट जो भी थीम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की वो है इवेंट एंड द प्रोसेसेस, थीम 1, जिसमें आपका आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
इसमें आपका पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है। और इसमें से भी कुछ ही टॉपिक्स आएंगे क्योंकि कोरोना की वजह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और इसमें से आपके कुछ जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उनको कट कर दिया गया है। तो ये आपके फर्स्ट वाले हैं। हम देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जो टॉपिक्स आपको केयरफुली पढ़ने हैं वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसके बारे में हम वीडियो में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन्ड है और थोड़ा सा हार्ड भी है बट इम्पॉर्टेंट है। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में क्या हो रहा था वो सब बताना है। सेकेंड है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये भी आपके टॉपिक है, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर है फ्रेंच एबोलिशिज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, एक ये वाला है। फिर डिड वुमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन्स में भी रिवॉल्यूशन हुआ था। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी है। एंड लास्ट जो है द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, ये आपका जो है, ये जो फ्रेंच सोसाइटी का आपका जो भी टर्म है वो है। इसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थीम 1 में जो भी इवेंट हुआ था उसका है। और अब है यूनिट 2 जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 का भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 में अभी एक बार देख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो सिर्फ 1 चैप्टर जो है कंज्यूम कर रहा है, अभी 1 चैप्टर ही कंज्यूम कर रहा है। और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये क्या कर रहा है, 2 चैप्टर्स कंज्यूम कर रहा है, जिसमें फर्स्ट है इंडिया एंड सेकंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो इंडिया है उसमें आप लोगों को इसमें उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, मीन साइज लोकेशन, इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में ही बताना है। फिर है इंडिया एंड द वर्ल्ड, मीन्स कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड में और उसके पूरा का पूरा साइज और लोकेशन है, ज्योग्राफी है तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है वर्ल्ड के कंपेयर में, ये सब बताया। फिर है इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में, इंडियाज़ नेबर, ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इसमें आएंगे। फिर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो है मेजर फिजिकल ग्राफिक डिविजन्स के बारे में आपसे पूछा गया। इसका मतलब कि है एक तरह से हम जब पढ़ेंगे हम इस पर बात कर लेंगे, पर एक तरह से इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही आ गया है। हम आगे देख लेते हैं। अब जो है हमारे पास है थर्ड, विच वन इज डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़। डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़ जो है वो भी अपने अंदर फर्स्ट एंड सेकंड 2 चैप्टर कंज्यूम कर रही है, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों ही चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सोशल में इंटरेस्टेड हो तो उसको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होगी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल का, जिसमें है जिसके जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो है आपको सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि सारे स्कूल्स जो भी सीबीएसई के थ्रू है एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करते हैं, उन सभी स्कूल्स का एक ही रूल है कि जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई का जो करिकुलम होगा वही वो उनके लिए कंपलसरी होगा। तो जो जो टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं आप उन पे ही ज़्यादा फोकस करना, बाकियों पे मत ध्यान करना। ऐसा नहीं कि बाकी पढ़ो ही नहीं पढ़ना, पर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ो तो इन्हीं टॉपिक्स पर मेन फोकस करना जो कि इसमें दे रखे हैं। इस जो आपको वैसे ये जो लिंक है वो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे भी प्रोवाइड हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। हम देख लेते हैं आगे। वो जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिक्स का वो है हम जो है डेमोक्रेसी में है जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के और डेमोक्रेसी क्यों है। और जो यहाँ पर भी आपको एक दे रखा है जो कि है ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स प्रॉपरली जो मेन डेफिनेशन होती है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। ये
इसके बाद जो सेकंड चैप्टर हम लेते हैं वो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है फर्स्ट चैप्टर के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है, पर इसमें भी 4 ही टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें है व्हाट डू वी नीड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो है एक बार हम लोग इसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में जो है आप लोगों को अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना आपकी बुक में ये भी दे रखा है। और अब पर जैसा कि कोर्स सिलेबस कट गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका इसमें नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, वो सब इसी में ही आएगा। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गाइडिंग वैल्यूज़ निकाली थी, किन्होंने निकाली थी, कैसे निकाली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के थ्रू निकाली थी, हमने 8th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम इसमें देख लेंगे, वो बताना है। और अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है इकोनॉमिक्स, 4th यूनिट। हमने इससे पहले जो पढ़ी हैं वो है फर्स्ट यूनिट, जिसमें इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि आपकी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें से आपके जो टोटल टॉपिक्स आ रहे हैं वो है 6 टॉपिक्स आपको आ रहे हैं। फिर आ रहा है आपका यूनिट सेकेंड आ रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है, जिसमें टोटल ही 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक्स में भी जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है इसमें आपको मैप वर्क भी मिलेगा। मैप वर्क जो है वो आपको एग्ज़ाम के लास्ट में मिलेगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बिल्कुल एग्ज़ाम के लास्ट में मिलेगा। और अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इसके अलावा इसमें 4 टॉपिक्स है और इसमें मैप वर्क भी होगा। जो साइज़, लोकेशन है एंड द फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया जो है इसी में ही आता है। मेन जो भी मेजर कह सकते हैं ना, मेजर मैप वर्क जो है सेकंड चैप्टर में ही आ रहा है। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में भी आ रहा है, पर फर्स्ट चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग गुड है, अच्छा है। सेकंड भी अच्छा है, आपकी पूरी कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए बहुत सही है। अब आता हमने यूनिट 3 पे देख लिया, जो कि है डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़। इसमें भी हमने 2 चैप्टर ही देखे, जिसमें टोटल टॉपिक फर्स्ट में 4 है एंड सेकंड में 3 है। आपके जो टोटल टॉपिक्स है इसमें भी 7 है। और अब हमें देखना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपके 8th में नहीं थी, आपके 9th में ही इकोनॉमिक्स लगी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्टोरीज़ के थ्रू जो है आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स से कंपेयर करता है। मीन्स इसमें स्टोरीज़ दे रखी होती है और उन स्टोरीज़ को वो सब फ्रिक्शनल होती हैं और उनको रियल लाइफ के जो भी एग्जांपल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करके फ्रिक्शन में बताया। इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको आपकी इकोनॉमिक का कहते हैं ना इम्पोर्टेंस समझाती है। हम बुक्स में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में जब हम जाके देखेंगे तो वही लॉज कई बार उल्टे भी हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक वही सब्जेक्ट है जो कि आपको बताता है कि एक रूल है जिसमें कि चोर जो है चोरी करने के बाद पकड़ा जाएगा, पर इंडिया में क्या होता है कई बार चोर बच जाता है या फिर रिश्वत दे के बच जाते हैं। तो मीन्स ये अपोजिट भी हो सकता है ना, लॉज कई बार किसी ने चोरी नहीं की जाती पर उसको फिर भी सज़ा मिल जाती है। तो इकोनॉमिक्स वही है जो आपको उसकी रियलिटी भी बता रहा है, मीन्स अच्छे फेस के अलावा बुरा फेस भी बता रहा है, पर आपको आपकी इकोनॉमिक की कितनी नॉलेज है वो आपको इकोनॉमिक्स में ही पता चलेगा। तो इसमें और देख लेते हैं थीम्स जो है। फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जो स्टोरी है विलेज पालमपुर की उसके बारे में इसमें आपको बताया गया है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। फर्स्ट है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसके आपको 4 पार्टीशन करके 4 ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है बट आपको इसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक मेन पढ़ने हैं। ओवरव्यू, जो ऑल ओवर दी पालमपुर का जितना भी ओवरव्यू है वो। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन,
जो वहाँ पे हम स्टोरी में ही पढ़ेंगे कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ था प्रोडक्शन का। बेसिकली एक पालमपुर जो है एक विलेज है जहाँ पे मेनली फार्मिंग एक मेन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, एक मेन जो कहते हैं ना प्रोडक्शन का जरिया सिर्फ फार्मिंग है, मेन ऑक्यूपेशन वहाँ का फार्मिंग ही है। उसके बारे में पूरा चैप्टर है, कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे। और सेकंड चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है, पीपल एज रिसोर्स, जिसमें आपको ह्यूमन की वैल्यू बताई गई है। ये चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको 10th में 11th में भी काम आएगा। फर्स्ट देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन का वो। फिर है फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग जो हो रही है किस टाइप की हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, क्या लैंड वगैरह का फॉर्म है, वो सब पालमपुर के बारे में एक ये टॉपिक है। फिर है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। पालमपुर में अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 60% इवन 70% अगर फार्मिंग है तो 30 तो कुछ और होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि सबके सभी फार्मिंग कर रहे हो, कुछ तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये जो लास्ट टॉपिक है ये उसी के ही बारे में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी बुक ज़रूर पढ़ना, बट मेन अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ो तो ये 4 जो टॉपिक्स है या फिर यही टॉपिक्स मेनली पढ़ना जो कि उसमें आएंगे, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। फिर सेकंड जो है वो है पीपल एज रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको बहुत ब्रीफली और एक अच्छे मैनर में पढ़ेंगे, जितना हो सके उतने अच्छे मैनर में। फर्स्ट इसमें भी ओवरव्यू है, फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, जो भी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ हो रही चीज़ जैसे कि टीचिंग, डॉक्टरिंग या फिर क्लीनिंग, जो भी XYZ जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मैन और वुमेन्स के द्वारा कैसे हो रही थी वो बताना है। एंड सेकंड थर्ड जो है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो वहाँ की क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो कैसी है हमें इसमें ये भी बताना है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन हु आर लाइबिलिटी, मीन्स लाइबिलिटी वो होते हैं जो कि जिनकी एज हो गई है पर वो फिर भी काम नहीं कर रहे। हमने हमारे शायद आप लोगों ने आपके सीनियर्स को देखा होगा कि 11th-12th में क्या सब्जेक्ट ले ऐसे करके पूरे स्कूल में घूमते रहते होंगे, ये देखा होगा। ऐसे ही इनको बोल देते लाइबिलिटी। खैर वो एज नहीं होती, ये भी एज के ऊपर डिपेंड होता है, पर हर काम हर एज के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी असेस जो है डिपेंड कर जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दिए, जो कुछ तो होते हैं एम्प्लॉयड जो कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस के थ्रू, जो जॉब करते हैं कंट्री को थोड़ा सा नाम देते हैं, और कुछ होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सिर्फ ऐसे ही घूमते रहते खाली बैठे रहते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आगे और देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं। ये आपका जो है मैंने बता दिया है कि कोर्स कंटेंट जो है 9th क्लास के टर्म 1 का वो पूरा यही है। इसके बाद देख लेते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, टर्म 1 के जो मैप आइटम्स है वो देख लेते हैं। हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री से जो मैप वो आएगा, वैसे हिस्ट्री का बहुत कम ही आता है पर आएगा, जो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, 4 to 5 मुश्किल से होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ही चैप्टर हमारे पास, उसमें होगा आउटलाइन पॉलिटिकल मैप्स ऑफ फ्रेंच। हमें आउटलाइन करना होगा पॉलिटिकल मैप जो है फ्रेंच के, उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे, वी लेटर ऑन डिस्कस अबाउट इट। फिर है इसमें जो आपकी 4 है ये पेरिस वगैरह हम जो भी है हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं एक बार मेन जो है ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपका जो है बहुत सारा मैप वर्क है, जिसमें इसमें आधा दे नहीं रखा है पर बहुत सारा मैप वर्क है। हम बिल्कुल इसमें पर्सनली हम मैप के थ्रू ही इसमें समझेंगे। ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं इम्पोर्टेंट है क्या कैसे है। सॉरी, चैप्टर 1 जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन जो है, उसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे इंडियन स्टेट विथ कैपिटल्स। आप लोगों को जो है हमें लेबल करने को दे दिया जा सकता है, अगर एग्जामिनर मतलब जो भी आपके टीचर होंगे उन्होंने ये जो बनाया होगा। देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में इंडिया एंड स्टेट विथ कैपिटल्स हमें दिया जाएगा।
हमें बेसिकली, हम इसको लेटर ऑन वी डिस्कस अबाउट इट ऑन ओवरऑल द मैप। हम एक मैप पे अच्छे से देखेंगे इंडिया के स्टेट्स कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं और उनके कैपिटल्स क्या है। वैसे आप लोग 9th क्लास में आगे आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के स्टेट्स कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट लोकेट होता है और उनके कैपिटल्स क्या है। पर लॉकडाउन की वजह से अगर कोई भूल गया हो या याद ही नहीं हो तो हम इसके बारे में डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फिर है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको स्टेट लेबल करना और स्टेट के साथ साथ कैपिटल्स भी लेबल करने हैं। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में सिर्फ एक ही जगह से पास होता है, अगर याद हो तो मिर्ज़ापुर वगैरह, किसी को हो याद तो बिल्कुल, अगर हो याद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम देख लेते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, ये आपको लोकेट करने को दिया जाएगा। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास होती है वो आपको लोकेट करने को दिया जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, इन दोनों में ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप उनको मार्क करो, जब भी आप उनको लोकेट करो तो उनके जो डिग्री, जिस डिग्री पे वो, जिस एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पे वो आते हो, वो बिल्कुल आपने पॉइंट टू पॉइंट डाला हो, क्योंकि आपके पास जो मैप आएगा वो बहुत जूम किया, ऑलरेडी वो जूम किया हुआ आएगा। तो इसीलिए आप जब भी उसको मार्क करोगे अगर वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आपकी उसकी माइनस मार्किंग हो सकती है। सो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। फिर है सेकंड चैप्टर जिसमें बहुत सारे, ये पूरा चैप्टर ही मैप के ऊपर है, जिसमें आपको फर्स्ट दे रखी है माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक्स, फिर प्लेट्यूज एंड कोस्टल प्लेन्स। इनके बारे में हम आप पढ़ भी चुके हो और अब हम बाकी के आगे और भी पढ़ेंगे। जो आपको इसमें दे रखी है रेंजेस, जो आपको इसमें बता रखी हैं वो रेंजेस तो हैं ये सतपुरा रेंज, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वेस्ट की साइड में वेस्टर्न घाट्स आते हैं और ईस्ट की साइड में ईस्टर्न घाट्स आते हैं। द सतपुरा रेंज एंड द विंध्या रेंज। सतपुरा रेंज के ऊपर विंध्या रेंज आती है, ये 7th और 8th में हमने पढ़ा है। और अरावली हिल्स तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, शिवालिक्स, द जास्कर। अच्छा मैं बता देती हूँ, मैं इस डायरेक्शन से ऐसे जा रही हूँ, ऐसे आने की वजह, यहाँ से आने की वजह में यहाँ से आ रहे हैं, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता देते हैं। पहले हम ईस्टर्न घाट देखा हमने, फिर सतपुरा रेंज एंड देन विंध्या रेंज। अब हम देख रहे हैं द अरावली। अरावली हिल्स भी ऊपर वाली साइड में आती, विंध्या रेंज और जो सतपुरा रेंज है ये थोड़े से सेंट्रल, वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट में आती है। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, और इन्हीं के ही पास जो है हमारी जो राजस्थान में जो लोकेटेड है प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ये सब एक ही, मतलब कहते हैं ना एक ही वेस्टर्न साइड में ही सब लोग ज़्यादातर चीज़ें लोकेटेड हैं। हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। फिर है द जास्कर माउंटेन रेंज, या फिर द जास्कर भी कहते हैं। ये भी आपके जो विंध्या रेंज वगैरह है इससे थोड़ा ऊपर आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है फिर काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। शिवालिक्स ऊपर आ रहे हैं, हमें ये बात बहुत पहले से ही पता है। बेसिकली हम जो ये माउंटेन रेंज है इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, उस बदतमीज़ी के लिए थोड़ा सा सॉरी। फिर हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है माउंटेन पीक्स जो है वो है K2, कंचनजुना और अनाईमुंडी। ये जो माउंटेन की पीक्स है, ये पीक्स का नाम है जो कि हम कह सकते हैं हाईएस्ट पीक्स या फिर सबसे कम वाली पीक। सबसे कम में तो कोई कम ही आते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ की है बेसिकली, जिसमें कंचनपुरा हिल्स का नाम सबसे पहले आता है। एक ये है, और उसके बाद जो प्लेट्यूज़ है वो हमारे पास प्लेट्यूज़ है डेक्कन प्लेट्यूज़, छोटा नागपुर प्लेट्यूज़ एंड मालवा प्लेट्यूज़। छोटा नागपुर प्लेट्यूज़ राजस्थान वाले इलाके में आते हैं, डेक्कन प्लेट्यूज़ भी हमारे अराउंडली रीजन में आते हैं, और मालवा प्लेट्यूज़ हमारे ईस्टर्न रीजन्स में आते हैं। ये हम लोग वी लेटर ऑन डिस्कस अबाउट इट। फिर है कोस्टल
कोस्टल प्लेन्स में है कोंकण, मालाबार और है कोरोमंडल एंड नदन सिरकर। नदन सिरकर जो है नाम है नदन सिरकर, बट ये आता साउथ में, जो कि है आपके जो आपके बे ऑफ बंगाल, अरावली बोल दिया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, इस साइड में आपके नदन सिरकर आते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोरोमंडल एंड मालाबार ये भी पढ़ेंगे। ये सब कोस्टल प्लेन्स के नाम है, प्लेन्स जो होते हैं कोस्टल प्लेन्स उनके नाम है। ये जो है हम इसको वी फिनिश इट लेटर ऑन। अब हम लोग जो है ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो हमने टर्म 1 के बारे में डिस्कस किया वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपका यहाँ तक ही था, जो कि लास्ट था लिस्ट ऑफ मैप्स। यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ मैप्स था, और इसके बाद जो भी है वो आपका टर्म 2 का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो हमें जो है टर्म 2 के बारे में नहीं पढ़ना है अभी, जब वो आएगा जब हम ज़रूर उसके बारे में पढ़ेंगे, पर अभी नहीं पढ़ना। और इसके बाद आपके ये टर्म 2 का ही जो बाकी का लिस्ट ऑफ मैप, टर्म 2 में आपके हालांकि बहुत सारा जो है लिस्ट दे, बहुत सारा मीन्स बहुत ज़्यादा ही आपका जो है वो दे रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क है। अब आप देख लेना कि कैसे आपको करना है टर्म 2 में, बट हम कर लेंगे धीरे धीरे। वी लेटर ऑन डिस्कस अबाउट इट एंड वी कंप्लीट आवर कोर्स एज पॉसिबल एज अर्ली। ये हम अब यहाँ से 9th का स्टार्ट हो गया, 9th का टर्म 1 हो गया फिनिश। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को इसके अगर पीडीएफ चाहिए, आप चाहो तो सीबीएसई की ओरिजिनल ऑफिशियल साइट से भी ये ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको सेम ही पीडीएफ मिलेगा, जो कि 9th-10th का प्रोवाइडेड साथ में ही होता है। अब जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो आपका हमारे टर्म 1 हम इसके बाद के जितने वीडियो लेक्चर्स में हो गए, हम हमारा जो है चारों के चारों बुक्स का कंटेंट पूरा कर लेंगे। थैंक यू।